गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। और आज एक ख़ास बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सब स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी कि हिंदी में भी क्लास होनी चाहिए, हिंदी में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अभी जो हम हिंदी की आज हमने इसमें कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं हिंदी भाषा में, तो अगर आपको वो पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर क्लास को हिंदी में भी जारी रखें। जैसे आप बोलेंगे सब स्टाफ के लिए वैसा ही किया जाएगा मेरी तरफ से। अगर आप सपोर्टेड हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो लगातार ये मांग कर रहे थे सर हिंदी में भी क्लास आनी चाहिए। तो आज अब बात कुछ ज़्यादा हो गई, तो बिना देरी किए हुए अभी प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो टैगलाइन है उसको हमेशा याद रखना है, जो मैं आपको बताते आया हूँ, अब की बार क्लर्क पार। जब तक अपना कोई मुद्दा हासिल नहीं हो जाता है, लगातार लगे रहिए। आपको नॉर्मली क्वेश्चन याद हो जाएंगे मेरे प्रैक्टिस सेट में ही। अगर आपको आज हिंदी में कुछ फ़ायदा लगता है तो आप मेरे को ज़रूर बताइए कि सर हिंदी में भी हमारे को आसानी होती है, तो हिंदी में भी बताए जाएंगे आपको। ठीक है भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व भी कर रहे होंगे। है कई स्टूडेंट अच्छे जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं उनके कमेंट देख के कि हाँ, उनको तो कोई रोक नहीं सकता वैसे क्लर्क बनने से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं आज का सेशन है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अभी आपको हिंदी में भी नज़र आएगा क्वेश्चन कि विच इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इनमें से कौन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। कल मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग बताया था कौन कौन सी होती है। कल ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कल वाले सेशन में। तो इसमें से प्लेसमेंट एक मनी लॉन्ड्रिंग है, इंट्रोगेशन और लेयरिंग ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन जो फायरवॉल है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये एक जो कंप्यूटर होता है, एक सिस्टम होता है, उसको अपने सेफ्टी के लिए फायरवॉल होता है अपने कंप्यूटर में। बस कुल मिला के देसी भाषा में ये है कि वायरस से बचने के लिए इस फायरवॉल का यूज़ कंप्यूटर में किया जाता है। तो ये है मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन। अगर कोई हिंदी नहीं समझ सकता है तो इंग्लिश नहीं समझ सकता है तो हिंदी में भी आपके लिए ये चीज़ लाई गई है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बताएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। क्वेश्चन दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ खरीफ क्रॉप। इसमें से जो खरीफ की फसल है कौन सी है। गेहूँ है, मक्का है, ग्राम है या जौ है, बरले। तो इसमें से जो ये मक्का है ये है खरीफ की फसल। ये भी पिछला जो अभी एग्ज़ाम हुआ था किस बैंक का, इंडियन बैंक का, उसमें सब स्टाफ में पूछा गया था 7 तारीख को। 7 तारीख को जो पेपर हुआ था ये उसमें पूछा गया था। किसी दिन लाऊंगा आपके लिए जनरल बैंकिंग की जो ओवरऑल सब बैंकों के लिए होती थी। आज एक सब स्टाफ मेरे को पूछ रहा था कमेंट में कि ये कौन से बैंक के लिए है। अरे भाई, मैं अगर एक पार्टिकुलर बैंक के लिए फ़िलहाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ ताकि सब भाइयों का भला हो, सब स्टाफ का भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट टू बी ट्रीटेड एज बल्क डिपॉजिट।
कि अगर हम किसी टर्म डिपॉजिट में अगर हम बल्क होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि सावधि जमा की राशि को थोक मतलब एक साथ जमा करें तो कितना हो सकेगा एक साथ जमा। ये है क्वेश्चन का मतलब कि अगर हम टर्म डिपॉजिट में एक साथ जैसे हम थोक में लाते हैं ना सामान, अगर ऐसे जमा करें तो कितना कर सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। तो ये कर सकते हैं हम 2 करोड़, ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़ तक हम एक साथ थोक में जमा कर सकते हैं। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगर आप रजाई के अंदर मेरा वीडियो देख रहे हो तो। अगला है बैंक विच हैज़ लॉन्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप ट्रेड एमर्ज। ये जो ट्रेड एमर्ज है ना एक ऐप है, ये ऐप है, ये किस बैंक ने लॉन्च की है, ये है क्वेश्चन कि किस बैंक ने ये जो ट्रेड एमर्ज है इसको लॉन्च किया है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI या PNB बैंक ने। तो जो ट्रेड एमर्ज है जो ये ऐप, इसको ICICI ने लॉन्च किया है। अगर आपको ऑप्शन भी हिंदी में चाहिए कुछ जो आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपके लिए वो भी मैं कर दूंगा अगर आप कमेंट में अगर आप बताएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स HPI, हाउस प्राइस इंडेक्स की जो फुल फॉर्म होती है HP और I होती है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? हाउस प्राइस इंडेक्स NPCI के द्वारा, अगला ऑप्शन है RBI के द्वारा, अगला है NHB और SIDBI। आपको NPCI की फुल फॉर्म तो पता है, RBI की पता है और NHB की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाउसिंग बोर्ड और SIDBI की स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये छोटे निजी इंडस्ट्री के लिए जो लोन देते हैं ये वो काम करता है। तो जो ये HPI है इसको रिलीज़ किया था RBI ने, ठीक है, RBI ने इसको रिलीज़ किया है हाउस प्राइस इंडेक्स। और इसमें होता क्या है, ये हाफ ईयरली होता है और ये 10 सिटी मतलब 10 शहरों के लिए इसको बनाया गया था HPI को। ओके, नेक्स्ट, कोर्ट फीस पेबल फॉर केसेस रेफर्ड टू लोक अदालत, कि लोक अदालत के संबंध में संदर्भित मामलों के लिए देय अदालती फीस कितनी होती है? कि आपका बैंक अदालत में चला गया तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये या नील। तो जो भी केस लोक अदालत में जाता है तो उसकी कोई भी फ़ीस नहीं होती है। ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, कई क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं और अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाती है गलती तो सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी चार्ज टू बैंक बाय RBI फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लोअर डिनोमिनेशन नोट्स, कि कम मूल्य के नोट स्वीकार न करने पर RBI द्वारा कितना जुर्माना लगाया जाता है? कि अगर आपके बैंक में कोई आया और आपने बोला भाई हम छोटे नोट जमा नहीं करेंगे तो आप पर जो RBI है वो कितना जुर्माना लगाएगा, 1000, 10,000, 2000 या 5000। तो RBI लगाता है 10,000 जुर्माना। लेकिन अगर आपका लगातार यही एक बार 10,000 लग गया, दूसरी बार 10,000 लग गया, ऐसे आपके बाद 3-4 बार 10,000
अगर लग गया है जुर्माना, तो फिर डायरेक्ट आप पे 5 लाख तक का जुर्माना लगता है। ये आरबीआई की पॉलिसी में आता है। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। पेंशनर्स एज्ड 80 ईयर्स एंड अबव कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट टू बैंक ड्यूरिंग। कि अगर कोई भी पेंशनर है, नीचे हिंदी में भी लिखा है, आप हिंदी में वाले हो तो आप हिंदी में ज़रूर पढ़ें, कि अगर कोई भी पेंशनर 80 साल का है तो हर एक पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट भरना पड़ता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ सर्टिफिकेट भरना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए पेंशनर की डेथ हो गई और घर वाले पेंशन खाए जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट बना रखा है जो ऑनलाइन भरा जाता है। तो ये जो 80 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो कब इसको फिल करते हैं, ये है क्वेश्चन। पहला है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, दूसरा है 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक, और थर्ड है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, और फोर्थ है नवंबर महीने में। तो इसका जो राइट आंसर है वह 1 अक्टूबर से लेके और 30 नवंबर तक भरते हैं, क्योंकि उनके लिए 2 महीने का टाइम होता है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन में आते हैं और वो काफ़ी एजेड हो चुके होते हैं, तो इसलिए उनके लिए 2 महीने का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु वित्त, सॉरी इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा मेरे को तो है, विच इज़ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनमें से छोटा स्मॉल वित्त बैंक कौन सा है, या फाइनेंस बैंक कौन सा है? पेटीएम है, एयू है, एयरटेल है, या फिनो है? तो मैं आपको बताता हूँ, पहला, तीसरा और चौथा ये तो हैं पेमेंट बैंक, इनको बोलते हैं पेमेंट बैंक। लेकिन जो एयू है ये लघु वित्त छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसका आंसर है एयू बैंक। समझ गए भाई साथियों, ये तीनों पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट, norms relating to license for the opening of new branch is defined under which act of section 23। कि अगर आपने कोई, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी दे रखा है आपको, कि अगर आपने नई शाखा खोलनी है तो उसके लिए तो भाई सेक्शन है 23, लेकिन किसके एक्ट के द्वारा नई शाखा को खोला जाएगा? अगर आपके बैंक की कोई नई शाखा खुल रही है तो कौन बताएगा कि आपको नई शाखा खोलो? आरबीआई का एक्ट बताएगा, ये बी आर एक्ट, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, या कंपनीज एक्ट, और एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आपको कौन बताएगा कि भाई एक नई शाखा खोलो? तो इसका आंसर है बीआर एक्ट, यानी ब्रांच रेगुलेटिंग एक्ट। फुल फॉर्म पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म एग्ज़ाम में ज़्यादातर आने वाली है। ये मत सोचें कि मेरा तो अभी 3 साल है, मेरा तो 2 साल है, मेरा तो 5 साल है। समय जाएगा तो बहुत फेल होते हैं। अभी बैंकों के रिज़ल्ट आते हैं उनके एचआरएमएस पे, तो बोलते सर हम फेल हो गए। तो फेल तो होना ही था यार, पढ़ा नहीं है तो फेल होना 100%, आप फेल होगे। चलें फिर आगे। आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपना सैलरी में बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं, अपने चेयर में थोड़ा बैठना चाहते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं तो साफ इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार हर एक सब स्टाफ प्रमोशन ले और ऊपर लेवल पे जाए। अगला क्वेश्चन है जो, वो है, इन केस ऑफ नॉमिनेशन गिवन इलिटरेट अकाउंट होल्डर विथ थंब इम्प्रेशन, हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर नॉमिनेशन। अगर कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर अगर अशिक्षित है, अंगूठे के निशान के साथ वो कितने बंदे अपने साथ गवाहों को लेके आएगा?
ये है क्वेश्चन कि वो कितने बंदे लाएगा अपने साथ कि वो गवाह हो सकें। अगर एक अशिक्षित व्यक्ति खाता खुलवाने आया अंगूठे के साथ तो कितने गवाह लेके आएगा? 1, 2 आदमी, 3 आदमी, या किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक अशिक्षित व्यक्ति आएगा तो उसको 2 आदमी लाने की अपने साथ ज़रूरत है, जो विटनेस या गवाह होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनुअल इंकेसमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव परमिटेड अप टू हाउ मेनी डेज इन अ ईयर एक्सेप्ट एलएफसी। जो एलएफसी को छोड़ के कि आप एक साल में कितनी पीएल, जो पीएल होती है ना, उनको बोलते हैं प्रिविलेज लीव। पीएल बोलते हैं ना, मेरी पीएल बची है तो उनको प्रिविलेज लीव बोलते हैं। तो एक साल में कितनी डिपॉजिट करवा सकता है एक बैंक का जो कर्मचारी है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन। इसमें लिखा भी है एक्सेप्ट एलएफसी, एलएफसी को छोड़ के। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 डेज। आप 5 दिन, ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन जो 55 साल से ऊपर होता है, जैसे कोई मैनेजर होगा आपका पुराना, तो उनको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं तो उनका 7 दिन हो जाता है। तो वो अपना 7 दिन का ये पीएल का इंकेजमेंट करते हैं पर ईयर। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा कि सर थोड़ा इम्प्रूवमेंट और किया जाए। बाकी मैं देख लूँगा क्या करना है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एनएससी। एनएससी की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया, चलो ऊपर उसको देखेंगे अभी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, और चौथा है नेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी का फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उससे पहले वाला, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ डीपीएन। डीपीएन की जो फुल फॉर्म होती है डिमांड प्रोमिजरी नोट्स। किसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? वैधता, जो इसको मांग वचन पत्र बोलते हैं, उसको डिमांड प्रोमिजरी नोट को, जो डीपीएन है उसको हिंदी में बोलते हैं मांग वचन पत्र। इसलिए आप बताएं कि हिंदी में चाहिए या नहीं, वो भी बताइए। 1 साल, 3 साल, 5 साल या 2 साल। तो जो मांग वचन पत्र है इसकी जो वैलिडिटी है डिमांड प्रोमिजरी नोट्स, इसकी है 3 साल। राइट। नेक्स्ट, सिडबी इस्टेब्लिश्ड विच ईयर। सिडबी का जो कब स्थापना हुई थी सिडबी की, मैंने आपको बताया था सिडबी की फुल फॉर्म होती है सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। छोटे जो उद्योग होते हैं उनके लिए ये बैंक काम करता है। तो 1988, 1992, 1994, तो जो सिडबी की स्थापना होती है वो होती है 1990 में। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। हु इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैव सर्व एज गवर्नर ऑफ इंडिया। जो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने आरबीआई में भी, जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा था, तो कौन था? पहला ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या नरेंद्र मोदी जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह सरदार जी थे जो कांग्रेस के, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक लीन व्हाट टाइप ऑफ प्लेज।
मैंने आपको बताया था प्लेज कल, ऐसा प्लेज बताया था, असाइनमेंट बताया था कल आपको, मॉर्गेज बताया था। तो ये बोल रहा है कि जो किस प्रकार की गिरवी रखते हैं प्लेज में, एक्सप्रेस्ड प्लेज, इम्प्लाइड प्लेज, लीगल या कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्लाइड प्लेज होता है। बैंक्स लीन में जो प्लेज होता है वो होता है इम्प्लाइड प्लेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी आपके लिए रखे हैं ऑप्शन कि व्हाट कैश रिटेंशन लिमिट, कि नगद प्रतिधारण सीमा क्या है, हिंदी में भी है और इसके ऑप्शन भी हिंदी में है। पहला ऑप्शन है लिमिट परमिटेड बाय आरबीआई फॉर बैंक्स एज अ होल, कि समग्र रूप से बैंक के लिए आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा। दूसरा है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी हेल्ड बाय ए ब्रांच ऑन अ डे, कि जो ब्रांच एक दिन में जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा रुपए अपने पास नहीं रख सकते, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, अमाउंट केप्ट इन अ करेंसी चेस्ट, मुद्रा चेस्ट में रखी गई राशि, करेंसी चेस्ट में जो रुपए रखे जाते हैं। और सीआरआर का दूसरा नाम है, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो का दूसरा नाम है बोला ये। तो इनमें से सही आंसर बताना है कि नगद प्रतिग्रहण सीमा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कि एक शाखा में, एक ब्रांच में एक दिन की जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं रिटेंशन लिमिट। शायद ये आपको पता होगा पहले से ही। नेक्स्ट, जीएसटी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम विच ईयर, कि जीएसटी कब अस्तित्व में आया था, जीएसटी कब आया था भारत में। तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जीएसटी की फुल फॉर्म बतानी है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है और एक कब भारत में आया था, 2016, 17, 18 या 20। तो जीएसटी भारत में आया था 2017 में। ठीक है भाई, जीएसटी की आपने मेरे को फुल फॉर्म, आज का पहला क्वेश्चन है ये वाला। अपने अपने कमेंट ज़रूर लिखें, अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंटेंजिबल असेट, कि ऐसी जो अमूर्त धरोहरें होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते, इनमें से वो कौन है। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। टेंजिबल होता, इंटेंजिबल होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इनमें से किसको हम टच नहीं कर सकते, ज़मीन को तो हम टच करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस्टम के अंदर होता है। बिल्डिंग को टच कर सकते हैं और फर्नीचर को टच कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर, कि जो एक इंटेंजिबल एसेट है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है आज। और एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आपको अगर हिंदी इंग्लिश दोनों का चाहिए तो दोनों चीज़ का कमेंट बॉक्स में लिखना, सर हमारे को हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ जैसे चल रहा है। और अगर आपको इंग्लिश ही इंग्लिश चाहिए तो ये भी ज़रूर लिखें, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कि क्या चाह रहे हैं हमारे भाई, क्या चाह रही हैं हमारी बहनें। तो उसके लिए वही डिमांड की जाएगी जो आप बोलोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर करें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे आंसर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अपना कान में लीड लगाओ और सुनते रहो, याद तो हो ही जाएगा। और जब बार बार सुनोगे, रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ इसका आंसर ये है। तो आप जिस दिन पेपर में बैठोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। तो फिर आप पेपर को इजीली क्रैक कर सकोगे फिर। और अगर आप छोड़ोगे यार अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आज शुरू कर दिया
तो जुड़ जाओ और पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाओ। तो फिर मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू और धन्यवाद।